पत्रकारिता का निचोड़ है, पूरे टेलीविज़न जर्नलिज्म का सही मायने में, जो कि 2000 के बाद जो टीवी पत्रकारिता आया भारत में, उसमें कैसे बदलाव आया, कैसे पूरी पत्रकारिता जो है परत दर परत बदली। जो किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आगे यदि बातों का सिलसिला शुरू होगा तो हम बता पाएंगे कि इस किताब का मैंने कैसे चैप्टर क्या चुना, और किस तरह से आमतौर पे जो पत्रकार जो लिखते हैं, अब तक जितने पत्रकार साथी मेरे लिखे किताब, उनमें ज़्यादातर लोगों ने अपने रिपोर्टिंग का इतिहास लिखा है कि जो जो उन्होंने काम किया उसका एक संग्रह किया। मेरी किताब एक पत्रकार के रूप में टोटली अलग है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसलिए टोटली अलग है कि ये एक पर्दा जो है वो कहते हैं ना कि उसे साफ कर देने वाला है कि दरअसल सच क्या हुआ, पत्रकारिता ने उस दौर में किया क्या है, खास करके 2000 से लेकर 2020-21 तक। जी मीनू जी। तो मनीष जी, आज बहुत ही अच्छा आपका परिचय रहा और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी हर बात को सुनने में इतना इंटरेस्ट आता है कि उसमें हर एक राज छुपा हुआ है। तो आज हमारा विषय है आपकी पुस्तक पत्रकारिता का काला अध्याय। तो इसमें आपने आपका पूरे 20 साल का निचोड़ अनुभव रख दिया है, मैंने जिस तरह से देखा और सुना है। तो हमें आप ये बताएं कि इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपको किस किस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सहायता मिली, और इसमें आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और इसमें क्या क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफ हमको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मनीष जी। मीनू जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस किताब को लिखने में उनकी बड़ी भूमिका है जिनने पूरे जीवन मेरी पत्रकारिता में मुझे परेशान बहुत किया। तो कई बार क्या कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि रामायण में यदि केकई नहीं होती तो राम नहीं होते, यदि वो जो केकई की जो नौकरानी थी वो यदि नहीं होती, मंथरा नहीं होती, तो राम नहीं होते। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं वो केकई की है। राम के होने में केकई की भूमिका है। तो आपके जीवन में केकई और मंथरा का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में रावण का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें होंगी नहीं तब तक राम नहीं बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जब तक आपके समर्थकों से ज़्यादा आपके विरोधियों के मायने रखते हैं। जब मैं टेलीविज़न जर्नलिज्म में आया तो मेरे एडिटर जो हुआ करते थे, तो मैं टेलीविज़न में आया तो प्रिंट छोड़ कर के आया। चूँकि मैं एक ऑरेटर अच्छा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिखने से अच्छा बोलता अच्छा हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर हमेशा, चूँकि मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने मास कॉम किया, अपने यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पे कई अवार्ड जितवाए, मेरा सौभाग्य हो पाया। यूथ पार्लियामेंट में नेशनल लेवल पर मैंने अपने यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया कहिए, और नेशनल लेवल पे जो है मैं लीडर अपोजिशन उसमें बना हुआ था। तो चीज़ें यादगार ऐसा है कि मैं जामिया में बेस्ट ऑरेटर के रूप में उस यूनिवर्सिटी में मैं जब तक रहा तब तक कह सकते हैं कि आप बेस्ट ऑरेटर के रूप में मैं हर साल वहाँ चुना जाता था, हर साल या हर डिबेट में, यूँ कह लीजिए आप, किसी भी डिबेट में। तो वहाँ से एक चेंजिंग आया क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला था। अपने स्कूल में भी तो मैं कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था अपने क्लास में, इनफैक्ट ये कहीं कि मैं 1 to 10 में भी नहीं आता था। लेकिन हाँ, हमेशा जो 15 अगस्त 26 जनवरी में जो डिबेट होते थे उसमें मेरा जो टॉपर मेरा साथी था वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, कई बार मैदान छोड़ देता था। आज भी वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, कई बार इस बात की चर्चा होती है। तो प्रेरणा आप यहीं से, आप जर्नलिस्ट की शुरुआत यहीं से हुई। इसमें मेरे पिता की बड़ी भूमिका है। वो हैं तो इंजीनियर, वो पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर है, लेकिन इस पेशे में मुझे हमेशा से उन्होंने इस बात को लेकर के प्रेरित किया। जब आपको अतीत में चीज़ें आपको लगे ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जब वो बहुत बिजी होते थे तो कहते थे एडिटोरियल मुझे पढ़ करके सुना दीजिए। तो पत्रकार बनने की प्रेरणा कह सकते हैं कि पिता ने शुरुआत में डाला, फिर स्कूल से, कॉलेजिंग से। जब जर्नलिस्ट बन करके आया तो बहुत सारी चैलेंजिंग हुई कि मेरा कोई नहीं था दूर दराज तक, ना मेरा कोई दोस्त, ना कोई परिचित। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है कि वो मतलब आपकी योग्यता से ज़्यादा आपके परिचय का मायने रखता है कि आप जिस जगह से हैं उस शहर से कोई है नहीं, आपकी जाति का है कि नहीं, कोई आपके रिश्तेदार नातेदार हैं कि नहीं। तो दूर दराज तक मेरा कोई नहीं था, मेरे शहर से कोई पत्रकार नहीं बना था, मेरे परिचय में कोई पत्रकार नहीं था। तो बहुत स्ट्रगल मेरे लाइफ में, कहते हैं ना कि स्ट्रगल ही मेरे जीवन का हिस्सा ही हो गया। 3 साल, जब 4 साल में, करीब 4 साल बाद मुझे टीवी का अवसर मिला। जब मैं टेलीविज़न में आया तो एक संपादक ऐसा हो जिसने मुझसे पहली बार मुझसे जाति पूछी, तुम्हारी किस जात के हो। मैंने कहा ये कैसा सवाल है सर, और न्यूज़ रूम में उसने मुझसे पूछा। ये मेरे जीवन में पहला अनुभव था। और उसके बाद जब हमने एक डिबेट हुआ, और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि जब कुछ दिनों बाद ऐसी मेरी शादी तय हुई, उनने मुझसे पूछा कि तुम
कितने साल के हो जो तुम शादी कर रहे हो? मैंने कहा 29 साल का हो गया। तो अभी शादी करोगे इतनी कम उम्र में? हम कहा 29 साल बहुत ज़्यादा होते हैं शादी के लिए, कायदे से तो 21-22 साल में हो जाना चाहिए शादी यदि सही मायने में है। उन्होंने कहा मैंने जब शादी किया तब तो मैं 3-4 प्रोग्राम बनाता था। तो मैं उनसे कह गया कि आपके साथ आपके पीछे राजीव शुक्ला थे। मुझे पता चला कि शायद मैं वहीं गलती कर बैठा। अपने संपादक से जब आप कहते हैं कि आप इसीलिए बड़े बन पाए क्योंकि आपके साथ राजीव शुक्ला थे, तो फिर मैंने अपने जो फेंके गए तीर को वापस लेना चाहा, मगर आप तीर फेंके वापस नहीं ले पाते हैं। मैंने उनसे थोड़ी सी उनकी चापलूसी करनी चाहिए कि मेरे साथ आप हैं, लेकिन तब तक मेरा खेल हो चुका था और उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए। फिर मेरी नौकरी गई, नई नई मेरी शादी हुई थी, 1 महीने ही शादी का हुआ था। और आप समझिए जब आप सपने बुनने लगते हैं, नई नई शादी होती है आपकी, और 6-7 महीने में बिल्कुल बेरोज़गार रहा, तो वो बेरोज़गारी मेरे हिस्से का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। फिर दूसरे चैनल में आया, फिर वहाँ भी फाइट हुआ, हर जगह मेरे साथ बॉस के साथ बना नहीं। एक चैनल आया जिसमें 5-6 साल मैंने काम किया, सरकारी नौकरी की तरह रहा, वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। वो चैनल जब बंद हुआ उसके बाद 2 चैनलों में मैंने छोटे छोटे चैनलों में बड़ी भूमिका में रहे, लेकिन वहाँ पर भी जो काम होता था, आपसे नौकरी से पहले पत्रकारिता में पूछा जाता है कि आप किस मंत्री को जानते हैं, किस नेता को पहचानते हैं, मतलब आप क्या चैनल के लिए कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही शर्त रखी थी ये सब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने तय किया कि मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगा, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने लगा, कुछ आमदनी होने लगी, घर चलने लगा, लेकिन बहुत संघर्ष था। उसी दौर में मैंने तय किया कि ये जो पीड़ा मेरी है उसे मैं शब्दों का रूप दूं। तो पत्रकारिता का काला अध्याय, इसमें एक बहुत बड़ी जो एक सवाल मीनू जी ने किया है कि किसकी भूमिका है, तो मैंने अपने उस संपादक की भूमिका बताई। पॉजिटिवली यदि मैंने कहा तो मेरे पिता की भूमिका है, मेरी पत्नी की भूमिका है, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं ना छुपा पाऊँ तो मेरे अजीज़ दोस्त संदीप देव की बड़ी भूमिका है। संदीप वैसे तो प्रोफेशनली मुझे बड़ी भाई कहते हैं और मेरा उनका छोटे भाई और बड़े भाई का थोड़ा सा रिश्ता रहा, लेकिन कई मायने में मेरे लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहे मेरे मित्र संदीप देव, जिन्होंने कई किताबें लिखी थी और उसमें हम संदीप के संघर्ष की कहानी, संदीप का भी पूरा जीवन जो है संघर्षों का रहा है। आज अच्छा लगता है कि वो एक अच्छा कर पा रहे हैं। तो संदीप ने जो किताब लिखा उसमें वो एक तरह से प्रेरणा के स्रोत रहे मेरे लिए, और इस किताब में भी बहुत बड़ी भूमिका संदीप की है। और हमारे एक अच्छे मित्र के रूप में, एक प्रेरक के रूप में भी संदीप इस भूमिका को निभाए। तो चैप्टर वाइज जो है उसको हम तैयार कर पाए। तो मुझे लगता है कि मैं बता पाया आपको कि इस किताब को लिखने में और यहाँ तक कि मेरे संघर्ष में मेरी साथ की भूमिका, जो पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों चीज़ का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान अपने उस संपादक का भी करता हूँ जिसने मुझे तबाह करने की कोशिश की, और मैं उनकी भी जिनने मेरी मदद करने की कोशिश की। तो जीवन में आपकी हर किसी की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। धन्यवाद मनीष जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना पूरा विवरण दिया है जिसका आपको साथ मिला। और एक मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो बुक है उसका पहला ही अध्याय इतना इंटरेस्टिंग है, क्रोनी कैपिटलिज्म और लुटेन मीडिया। इसमें आपने बहुत कुछ कवर किया है, जैसे राडिया टेप, एनडीटीवी, हवाला, न जाने क्या। तो ये सब आपने कवर किया है, तो आप किस तरह से इन नंगे सियारों को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, नंगे सियार। और ये चीज़ें जो है कि मुझसे लोग कहते हैं कि मनीष ये हिम्मत कैसे कर पाए इस पेशा में रह करके। देखिए जो पत्रकार जो होते हैं वो ऐसे इतनी घाघ हैं कि आपको सिंपल लगते हैं। मैं यदि जो लोग मेरे मनीष ठाकुर शो के रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए लाइव करते हैं। मेरा जो पूरा जो मेरा सार होता है वो ये होता है कि इस परसेप्शन को हम कैसे काट पाएँ। आप देखिए कि पूरा जो आज की तारीख में पूरा लेफ्ट गैंग जो है वो गायब है। आप केरल से लेकर के कश्मीर तक यदि आप चलिए तो केरल के अलावा लेफ्ट की सरकार कहीं नहीं है। लेकिन यदि आप पत्रकारिता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा कब्जा पूरी पत्रकारिता का उनका है। वो गिने चुने जो सियार जिसको आप कह रही हैं, वो जो नंगे सियार अब वो नंगे हो चुके हैं, मगर इतने बेशर्म हैं, इतने बिहाया हैं वो कि इस नंगेपन में भी वो मतलब और नंगाई करने पर उतरे हुए हैं कि और मुझे नंगा करो, मुझे शर्म नामक चीज़ नहीं है। अब ये सब साबित हो चुका कि कैसे इस जो मैंने जिस किताब में जो एक एक चीज़ लिखा है कि कैसे ये वो लोग जिनने सांप छुछुंदर की पत्रकारिता की, जिनकी पत्नी जो है कहते हैं सुसु पत्रकारिता, जिसको आपने यदि जो लोग उस पर जा कर के पीके का जो एक और वायरल हुआ था उस पर यदि देखा होगा तो एक पत्रकार पूछ रही कि ममता बनर्जी
सुसु करने कैसे जाती है। मतलब सोचिए कि इतना बिहायापन है, ये जर्नलिज्म है। और यही लोग बड़े बड़े हैं, ट्विटर पे इनके फॉलोअर्स हैं, और ये एक ट्वीट कर करके लाखों लाख कमाई करते हैं। ये दूसरा पक्ष भी है कि आपके पक्ष में ये